नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक बार फिर से ऐसा बयान दिया है जिसे सुनकर पीएम मोदी परेशान हो सकते हैं। बता दें, गडकरी लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं जो मोदी को खल रहे होंगे। अब उन्होंने मोदी के सेनापतियों की सरकार यानी शिंदे और फडणवीस के चुनाव से पहले खेले गए पैंतरों को पंक्चर कर दिया है। दरअसल महाराष्ट्र चुनाव से पहले लाडली बहना योजना शुरू की गई। निशाना चुनाव पर था कि इससे चुनाव में फायदा मिलेगा। इस योजना के तहत 21 से 65 वर्ष की आयु की विवाहित, तलाकशुदा और निराश्रित महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे, जिसमें वार्षिक पारिवारिक आय सीमा 2.5 लाख रुपए होगी। अब इस पैंतरे को गडकरी ने पंक्चर कर दिया है। उन्होंने इस योजना को दूसरे सेक्टर्स की सब्सिडी पर दबाव डालने के लिए जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि इसकी कोई गारंटी नहीं कि सब्सिडी कब मिलेगी। उन्होंने कहा कि आप इन लफड़ों में पड़ो मत, जो सब्सिडी लेना है ले लो, ये कब मिलेगी, कुछ मिलेगी, कोई भरोसा नहीं। अभी मेरे लड़के को 450 करोड़ रुपए सब्सिडी मिली है और पैसे जमा हैं टैक्स के, तो बोले कब मिलेगी। तो मैंने कहा कि भगवान से प्रार्थना करो, क्योंकि कोई भरोसा नहीं, मिलेगी क्या, मिल सकती है। अभी लाडली बहना योजना शुरू हो गई है, तो लाडली नितिन गडकरी ने इसके साथ ही सरकार को भी विषकन्या बताया। उन्होंने कहा कि सरकार विषकन्या होती है। उन्होंने नागपुर के एक इवेंट में कहा कि सरकार जिसके साथ होती है उसको डुबाती है। गडकरी महाराष्ट्र के विदर्भ में निवेश की कमी पर बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सब सरकार के भरोसे नहीं होना चाहिए। मेरा तो मत है, कोई भी पार्टी की सरकार हो, सरकार को दूर रखो। सरकार विषकन्या होती है, जिसके साथ जाती है उसको डुबाती है। गडकरी के द्वारा अपनी सरकार को निशाने पर लेने के बाद विपक्ष ने इस मामले को लपक लिया है। एनसीपी एसपी नेता सुप्रिया सुले और शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने इसके बाद बीजेपी सरकार को घेरा है। सुले ने कहा कि अगर गडकरी जैसे सरकार के भीतर के लोग भी ये बात कर रहे हैं कि महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था संकट में है, तो एक गंभीर चिंता का विषय है। सुले ने कहा कि एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे समेत अर्थशास्त्री और नेता लगातार वित्तीय संकट के बारे में चेतावनी देते रहे हैं। सोलेन ने आगे कहा कि उनकी पार्टी के सहयोगी एनसीपी एसपी के राज्य प्रमुख जयंत पाटिल और राज्य के पूर्व वित्त मंत्री ने पहले भी इसी तरह की चिंताएं जताई थी, लेकिन सरकार ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया था। सुप्रिया सुले ने कहा कि वित्त विभाग अक्सर आपत्तियां उठाता है या सिफारिशें करता है, लेकिन कोई नहीं सुनता। इसके बजाय निर्णयों को कैबिनेट के माध्यम से थोपा जाता है। शिवसेना यूपीटी सांसद राउत ने कहा कि गडकरी जी ने एक अहम बात कही है, अगर पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है और जरूरी योजनाओं से पैसा निकाला जा रहा है, तो राज्य की वित्तीय योजनाओं के संबंध में केंद्र सरकार की क्या जिम्मेदारी है। विपक्ष ने चुनाव से पहले सत्तारूढ़ सरकार पर प्रदेश की आर्थिक हालत पर ध्यान न देने के लिए आलोचना तेज कर दी। वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस योजना को लोकसभा चुनाव में महायुति के खराब प्रदर्शन के बाद घटती चुनावी किस्मत को बचाने के लिए एक हताश राजनीतिक चाल बताया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की दूसरे दिन की हरियाणा विजय संकल्प यात्रा जारी है। यात्रा सुबह करीब 11:30 बजे झज्जर के बहादुरगढ़ से शुरू हो गई। उन्होंने गाड़ी के सनरूफ से बाहर निकलकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। कांग्रेस ने लिखा है कि हरियाणा विजय संकल्प यात्रा में ये उमड़ता जन सैलाब हरियाणा में बदलाव की कहानी लिखने जा रहा है। हाथ बदले का हालात। लोग कह रहे हैं कि हरियाणा में राहुल गांधी की इस यात्रा ने पूरे चुनाव को टाइट कर दिया है। भाजपा इसका तोड़ नहीं ढूंढ पा रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं ने दिल्ली सीमा पर एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को हिरासत में लेने की निंदा करते हुए इसे बहुत बुरा और अस्वीकार्य बताया है। बता दें, दिल्ली पुलिस ने सोमवार रात वांगचुक सहित लद्दाख के लगभग 120 लोगों को हिरासत में ले लिया। ये लोग केंद्र शासित प्रदेश के लिए छठी अनुसूची का दर्जा देने की मांग को लेकर दिल्ली तक मार्च कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने सोनम वांगचुक समेत हिरासत में लिए गए सभी लोगों को बवाना पुलिस थाने में रखा। वांगचुक और अन्य कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों के साथ केंद्र से बात करने के लिए दिल्ली मार्च करना शुरू किया था। उन्होंने 1 सितंबर को लेह से नई दिल्ली तक के लिए पैदल मार्च शुरू किया था। उनकी प्रमुख मांगों में से एक लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करना है और वो 2 अक्टूबर को राजघाट पर पहुंचना चाह रहे थे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोनम वांगचुक की हिरासत को अस्वीकार्य बताया। आप नेता और दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भी पुलिस द्वारा लगाए गए कर्फ्यू को बहुत खराब बताते हुए केंद्र सरकार की आलोचना की।
राहुल के अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पवन खेड़ा ने बयान जारी करके इस मामले में सरकार के रवैये की निंदा की। खड़गे ने कहा कि सत्ता में चूर मोदी सरकार के अहंकार ने लद्दाख से शांतिपूर्वक दिल्ली मार्च कर रहे नागरिकों के एक समूह को हिरासत में ले लिया है। ये और कुछ नहीं बल्कि एक कायरतापूर्ण कार्रवाई है और पूरी तरह से अलोकतांत्रिक प्रकृति की है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी बीएम पार्वती ने मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी मूडा को पत्र लिखकर कहा है कि उनकी 3.1 एकड़ जमीन के बदले जो उन्होंने 14 साइट दिए थे वो वापस ले लें। मैसूर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष को लिखे पत्र में बीएम पार्वती ने कहा है कि उनका रुख स्पष्ट था और उन्होंने ये निर्णय बिना अपने पति और बेटे से सलाह के लिया है। पार्वती ने पत्र में कहा कि उनके पति की प्रतिष्ठा और सम्मान किसी भी दौलत और जमीन से बढ़कर है। उनका ये पत्र सिद्धारमैया की कानूनी लड़ाई के बहुत ही नाजुक समय पर आया है। एक दिन पहले ही ईडी ने भी इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली थी। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण का मतदान मंगलवार की सुबह 7 बजे शुरू हो गया है। 90 सीटों वाले विधानसभा की 40 सीटों पर मतदान हो रहा है। इनमें से 24 सीटें जम्मू क्षेत्र में हैं, जबकि बाकी बची 16 कश्मीर में हैं। ये मतदान जम्मू क्षेत्र के जम्मू, सांबा, कठुआ और उधमपुर जिले में हो रहे हैं, जबकि कश्मीर घाटी के बारामूला और कुपवाड़ा जिलों में मतदान जारी है। 11 बजे तक का वोटिंग प्रतिशत 28% से ज्यादा बताया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज उन याचिकाओं पर सुनवाई की जिनमें आरोप लगाया गया कि कई राज्यों में बुलडोजर से एक्शन लिया जा रहा है और संपत्तियों को ध्वस्त किया जा रहा है। बता दें, जस्टिस बीआर गवई और केबी विश्वनाथन की बेंच ने 17 सितंबर को कहा था कि उनकी अनुमति के बिना 1 अक्टूबर तक अपराध के आरोपियों सहित किसी की भी संपत्तियों को ध्वस्त नहीं किया जाएगा। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया है और देश भर में अवैध बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने वाले 17 सितंबर के अपने अंतरिम आदेश को बढ़ा दिया है। इजरायली सेना ने पुष्टि की है कि उसने बीती रात में दाहिया में हिजबुल्लाह के इंफ्रास्ट्रक्चर समेत हथियार बनाने वाली कई जगहों पर सटीक हमले किए हैं। बेरूत के दक्षिणी उपनगर दाहिया को हिजबुल्लाह का मजबूत गढ़ माना जाता है। इजरायली सेना ने बताया है कि आम लोगों को नुकसान कम हो, इस खतरे के मद्देनजर हमले से पहले कई कदम उठाए गए थे। इनमें इलाके में आम लोगों के लिए चेतावनी जारी करना शामिल है, जिसमें सटीक हथियारों का इस्तेमाल किया गया और हवाई निगरानी की गई। वहीं लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि सोमवार को लेबनान में इजरायल के ताज़ा हवाई हमलों में तकरीबन 95 लोगों की मौत हुई है और 172 लोग घायल हुए हैं। अधिकारियों के मुताबिक बीते 2 सप्ताह में लेबनान में 1000 से अधिक लोग मारे गए हैं, जबकि लाखों लोग विस्थापित हुए हैं। इजरायल ने लेबनान के दक्षिण में अपना जमीनी आक्रमण शुरू कर दिया है। घुसपैठ और भारी गोलीबारी के बीच इजरायली बलों ने रात के आकाश में फ्लेयर का इस्तेमाल किया। सैनिक और सैन्य वाहन कई घंटों से लेबनान के साथ इजरायल की सीमा पर इकट्ठा हो रहे थे। बता दें, जमीन पर सैनिकों को संकेत देने और उनके रास्ते को रोशन करने के लिए आमतौर पर फ्लेयर का उपयोग किया जाता है। बॉलीवुड अभिनेता और शिवसेना शिंदे के नेता गोविंदा को मंगलवार को गलती से अपने ही रिवॉल्वर से पैर में गोली लग गई। उन्हें तत्काल अस्पताल में ले जाया गया। कहा जा रहा है कि गोविंदा मुंबई में अपने घर पर रिवॉल्वर साफ कर रहे थे, तभी गोली पैर में लग गई। कानपुर टेस्ट जीतने के लिए भारत को 95 रन चाहिए। कानपुर में चल रहे दूसरे टेस्ट मैच के 5वें दिन बांग्लादेश की टीम 146 रन बनाकर आउट हो गई। पहली पारी के आधार पर भारत ने 52 रनों की बढ़त हासिल की थी। इस तरह भारत को जीत के लिए 95 रनों की जरूरत है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।